नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ रहे थे और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर अध्याय 4 की हम बात कर रहे थे और इसके अंदर लेक्चर 9 हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 10, यानी कि चैप्टर हमारा जो 4 है उसका लेक्चर नंबर 10 यानी कि लास्ट वाला लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। परेशान हो गए सर कब से इसको लेके चल रहे हो, कब खत्म होने वाला है ये जो चैप्टर है। तो आज ये चैप्टर जो आपका है क्या लाडलू, आज जो आपका ये चैप्टर है ये आज फिनिश होने वाला है, आज खत्म होने वाला है, क्योंकि आज इस चैप्टर का हम खात्मा कर देंगे। इस लेक्चर के अंदर यानी इस लास्ट लेक्चर में 4th वाला चैप्टर जो है इसके इस लास्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या ये यूं ही बना दिया गया है, लास्ट में छोटी छोटी चीजें डाल दी गई है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम ढेर सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, वो आपको सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम प्लेट प्रवाह दर को पढ़ेंगे, सबसे पहले प्लेट प्रवाह दर को पढ़ेंगे। फिर प्लेट जो होती है वो संचालित बल, प्लेट का संचालित बल क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। फिर भारतीय प्लेट संचालन, भारत की जो प्लेटें हैं, भारत के नीचे के क्षेत्र में जो प्लेटें हैं वो किस प्रकार से अपना बल संचालित करती है और किस प्रकार से अपना कार्य करती है। यानी खुशी की बात इसलिए है, मजा इसलिए आ रहा है कि इस 4th वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेट प्रवाह। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? प्लेट प्रवाह। क्या पढ़ रहे हैं? प्लेट प्रवाह दरें। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। होता क्या है प्लेट प्रवाह दर? होता क्या है प्लेट प्रवाह दर? सबसे पहले यह देखते हैं हम। प्लेट प्रवाह दर जो है, प्लेटें जो होती है वो किस गति में, किस तेजी के साथ, किस गतिमान स्थिति में और किस रूप में आगे बढ़ती है, उसका जो प्रतिशत है, उसका जो उसकी जो गति है, उस दर को, उस रूपरेखा को, उस स्थिति को प्रगति प्रवाह दर कहते हैं। फिर से सुनो, प्लेटें जो होती हैं अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जो हमने पढ़ी थी ना, 7 प्लेटें होती है। कितनी प्लेटें होती है? 7 प्लेटें होती है, 20 छोटी छोटी अन्य प्लेटें होती है। तो वो 7 प्लेटें, वो 20 प्लेटें वो अंदर अपने आप में प्रवाह कैसे करती है, गति कैसे करती है, चलती कैसे हैं, उनका चलायमान स्थिति कैसे है, इस चीज का जिक्र करना, इस चीज को जानना लाडलू क्या कहलाता है? प्रतिशत। यानी नहीं कहकर इसको हम ये दरें बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रवाह की दरें, यानी प्रवाह किस प्रकार कर रही है। आप सिर्फ इतना याद रखे हैं, प्लेट प्रवाह दरें हैं वे दरें हैं जो प्लेटों की चलने की स्थिति को जया करती है। देखिए कैसे। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। आर्कटिक जो कटक है, आर्कटिक कटक का क्या मतलब है? ये आर्कटिक महासागर मान लो और उसके अंदर एक ये पर्वत है, एक ये पर्वत है, अवशिष्ट पदार्थों से महासागर के अंदर बने हुए ये पर्वत है और इन पर्वतों के बीच में यूं घाटीनुमा जो स्थिति बनी हुई है उसको हम कटक के नाम से जान रहे हैं। और ये कटक अगर आर्कटिक महासागर में बना हुआ है तो वहां की प्रवाह दर सबसे कम है। यानी आर्कटिक जो महासागर है उसके अंदर जितनी भी प्लेटें आपस में खिंचती है, चलती है, करती है, उनका प्रवाह गति, उनकी दौड़ भाग, उनकी चलने की प्रक्रिया कम होती है लाडलू। क्या होती है? कम। तो फिर ज्यादा कहाँ होती है? तो प्रशांत बोला, अरे मुझे मत भूलो। प्रशांत क्या बोला? अरे मुझे मत भूलो, मैं तो सबसे बड़ा हूं, मैं तो क्या हूं? सबसे बड़ा हूं। और उपादर सबसे अधिक है। उपादर नहीं है साथियों, ये भी प्रवाह दर है। क्या ये? प्रवाह दर सबसे अधिक है। तो आपको 2 चीजें यहां तक याद रखनी है। आर्कटिक जो महासागर है वहां प्लेटें धीरे धीरे और कम चला करती है, कम दौड़ा करती है, इसलिए भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह आर्कटिक में कम आते। लेकिन प्रशांत महासागर में प्रवाह दर यानी गति जो है चट्टानों की वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज होती है, क्योंकि बहुत बड़ा महासागर है, बहुत ज्यादा ज्वालामुखियां आती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। और मैंने आपको बताया था, ये मेरे जो नाखून आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको नाखून, जो सिर्फ नाखून आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको सिर्फ प्रशांत महासागर मानो आप। और जैसे ही मैंने इस हाथ को खोला तो प्रशांत महासागर 2 भागों में फैल गया। यानी कि नक्शे में हम प्रशांत महासागर को देखते हैं तो वो 2 भागों में फैल जाता है। कितने भागों में फैल जाता है?
होता है? नक्शे में आप देखते हैं तो दो भागों में दिखाई देता है। सबसे बड़ा महासागर है और इसकी पर्वत भी सबसे अधिक है। दो क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे कम पर्वतार तो सीधा सीधा आर्कटिक, और सबसे कम पर्वतार तो सबसे ज्यादा पर्वतार प्रशांत, और सबसे कम आर्कटिक, सबसे कम आर्कटिक, सबसे ज्यादा प्रशांत। ठीक है ना। आर्कटिक में ये गति कितनी है? 2.5 किलोमीटर खिंच सकती है। कितनी खिंच सकती है? आर्कटिक में 2.5 सेंटीमीटर एक वर्ष में। कितने यार में? एक वर्ष में। यानी आर्कटिक जो महासागर है उसके अंदर जो प्लेटें हैं उनका खिसकन चलना घूमना फिरना जो होता है वो बहुत कम, आज की तारीख में ना के बराबर होता है। एक साल में 2.5 किलोमीटर खिंच सकती है। कितनी खिंच सकती है? लेकिन प्रशांत कह रहा है यार ये तो इतना ही खिसक पाती है, मैं तो इससे डबल 5 किलोमीटर। कितने टाइम में? 1 ईयर में। कितने टाइम में? 1 ईयर में 5 किलोमीटर खिसक जाती है मेरी प्लेटें। 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक जाती है, जबकि आर्कटिक की 2.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर भाई, मीटर नहीं है। क्या है? सेंटीमीटर। इतना याद रखा। सबसे ज्यादा गति जो होती है चट्टानों में, सबसे ज्यादा चलायमान स्थिति और प्रवाह देखने को मिलती है तो वो सीधा सीधा आर्कटिक है। सबसे ज्यादा कहीं देखने को मिलती है तो वो प्रशांत है। आर्कटिक में कितनी होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर, जबकि प्रशांत में कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ज्यादा कौन किस में हुई? इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाता। तो यहां तक समझ में आ गया। क्या पढ़ रहे हैं? प्लेट की प्रवाह दरें। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मन लगा के सीधा से इसको करके आना है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्लेट क्षेत्र वैज्ञानिकों को समझने में सहायक सिद्ध हुए। वैज्ञानिक मतलब भूगोलवेता, हम लोग, आप लोग है ना, आप लोग है ना, आप लोग आने वाले जो भूगोलवेता, उनको भूगोल को समझने में अगर आसानी पैदा करेंगे ना तो यही करने वाले ये दोनों प्लेट क्षेत्र वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, भूगोलवेता जो होते हैं, उनको समझने में आसानी पैदा कर देते हैं। क्या पैदा कर देते हैं? आसानी पैदा कर देते हैं। इनका मापन, क्या कह रहे हैं हम? इनका मापन, यानी इनको मापा कैसे जाता है भाई? अंदर जाके थर्मामीटर, या फिर रेनगोग जो होता है बारिश नापने वाला, या फिर फेदोमीटर जो समुद्र की गहराई नापता है, या फिर कुछ चीजें और अंदर जाके नापने का काम शुरू कर दिया। सीस्मोग्राफ ले गए भूकंप नापने के लिए? नहीं, इनको नापने के लिए चट्टानों की प्रवाह दर जो होती है भाई, आर्कटिक की 2.5 सेंटीमीटर कैसे हैं, प्रशांत की 5 सेंटीमीटर कैसे हैं, ये चीजें नापने के लिए, इन चीजों को नापने के लिए आर्कटिक और प्रशांत महासागर के अंदर प्लेटों की प्रवाह दर कितनी है, इनको नापने के लिए, इनका मापन करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रेटिग्राफी मापक द्वारा कराया जाता है। ये एक मापक यंत्र है। कौन सा? मैग्नेटिक, क्या नाम है इसका? मैग्नेटिक स्ट्रेटिग्राफी मापक। मैग्नेटिक स्ट्रेटिग्राफी मापक आप आसानी से कर लेंगे। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर है, प्रवाह दर ज्ञात करने में सहायक हुई। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की मतलब पट्टियां जो होती है वो जो है प्रवाह दर को याद करने में सहायक साबित हुई। लेकिन मेनली तो कौन सहायक साबित हुआ प्रवाह दर याद करने में? अंदर जाने के बाद आर्कटिक जो है वो सहायक साबित हुआ और प्रशांत महासागर सहायक साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्लेट को संचालित करने वाले बल। अब टॉपिक आ गया दूसरा। पहले क्या था? प्लेट प्रवाह दर। प्लेट कैसे खिंच सकती है? याद क्या करनी थी? 2 चीजें याद करनी थी लाडलों। कितनी चीजें याद करनी थी? 2 चीजें याद करनी थी। पहली जो चीज थी वो यह थी कि प्लेट प्रवाह जो होती है वो चट्टानों की गति है, वो चट्टानों की गति है। और चट्टानों की गति के अंदर हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो आर्कटिक और प्रशांत महासागर है वहां पे एक में तो बहुत ज्यादा और एक में बहुत कम चट्टानों की प्रवाह होती है। आर्कटिक में तो 2.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रशांत कहता है मैं तो सबका बाप हूं, मैं तो सबसे बड़ा हूं, मैं तो बड़ा भाई हूं। क्या हूं? मैं तो बड़ा भाई हूं। और मेरी जो प्रवाह दर है चट्टानों की वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक से हमने चट्टानों की प्रवाह दर को नापा और ये हमारी प्रवाह दर खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद जो है प्लेट को संचालित करने वाले बल, उन प्लेटों को धक्का कौन लगाते हैं, उन बलों के बारे में जो चर्चा की जाती है वो होती है। तो ये हमने देखा। तो आइए बात करते हैं इन बलों की कि वास्तव में ये बल क्या है और किस प्रकार से ये बल काम करते हैं। यानी प्लेटों को संचालित करने वाले, प्लेटों को चलाने वाला जो दबाव है, जो दाब है, जो उनको गति देता है,
वो जो बल होते हैं उसकी बात करेंगे। तो फिर पिछले में क्या नंगाड़े बजा रहे थे, पिछले जो हमारा पिछला टॉपिक है उसमें प्लेट का प्रवाह देख रहे थे कि गति कहां होती है। अब गति करता कौन है, उस बल की बात करेंगे। किस बल की बात करेंगे, प्लेट को संचालित करने वाले बल की बात हम करने वाले हैं। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने प्रस्तुत किया कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। अंदर से तो पृथ्वी तरल है लेकिन बाहर से पृथ्वी ठोस दिखाई देती है। इस बात को हम मानते कि नहीं मानते, मानते हैं। अब आपको उस ठोस कैसे बता रहा है, बाहर से तो ठोस ही दिखाई देती है, अंदर से कैसी है, लिक्विड है, टमाटर की तरह है, उबले हुए आलू की तरह है ना। तो ये सब छोड़ दो, अब आप समझ चुके हैं कि बाहर से ठोस दिखने वाली चीज अंदर से क्या होती है, नरम होती है। गति रहित पिंड है, यानी गति करती रहती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूमती रहती है। 24 घंटे में एक बार ये हमने चीज देखी, और उससे ज्वार भाटा वगैरह आदि क्रियाएं होती है, दिन रात होते हैं, ये सब हमने देखा। तो वेगनर जो है, मेनली वेगनर जो है उसका महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, जो महाद्वीपों में उथल पुथल करने की बात कर रहा था, बार बार अब क्या बताऊं आपको मैं। वेगनर जो है वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि पेंजिया, जहां पेंजिया बहुत बड़ा भूभाग था, उसके चारों तरफ पानी था। पेंजिया कठोर और पत्थर था, उसके चारों तरफ पानी था। पानी को पैंथालासा कहा गया, और जो कठोर भाग था उसको पेंजिया कह रहे हैं। पानी टूटा नहीं, वैसा ही रहा, तो पैंथालासा का पैंथालासा ही रह गया। लेकिन पेंजिया जो है वो दो भागों में टूटा, यूं दो भागों में टूटा। ऊपर वाला जो भाग है वो लोरेसिया कहलाया, और नीचे वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का कुछ टुकड़ों वाला भाग जो है वो तैतीस सागर के नाम से जाना गया, और इस प्रकार से धीरे धीरे महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ये वेगनर ने कहा था। और इसमें पृथ्वी जो है एक ठोस और गति रहित ग्रह के रूप में वो बताते हैं। तो इस बात से क्या देखने को मिलता है, मैंने कहा ना दोस्तों, इस बात की बहुत सारे लोग नकल करेंगे, और उसमें नकल करने वालों को मैं पकड़ के लाया हूं आज। तुम पीटो मारो चाहे कुछ भी करो, ये वही लोग हैं जो आने वाले हैं जो वेगनर की नकल करते हैं। मैं आज आर्थर होम्स को भी पकड़ लाया, जो पिछले चैप्टर में था। किस चैप्टर में था, पिछले चैप्टर में था। मैंने कहा चल, अगर मॉर्गन वहां पे मारा जा रहा है, मॉर्गन मैकेंजी पार्कर वहां पे मारा जा रहा है, तो आर्थर होम्स तुम भी चलो, क्योंकि इन तीनों ने ही नकल की है, इन तीनों ने ही कॉपी की है। किसकी कॉपी की है इन्होंने कॉपी की है वेगनर की, और इसी को गलत साबित करने में लग गए। देखिए कैसे, क्या जमाना है दोस्तों, है ना। इसी की कॉपी करके इसी को गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा कही हुई बात में थोड़ा सा बदलाव ला देते हैं। क्या ला देते हैं, थोड़ा सा बदलाव। सागर अधिस्थल की विस्तार सिद्धांत, सागर अधिस्थल विस्तार सिद्धांत, यानी सागर जो होता है, समुद्र महासागर जो होता है, उसका नीचे का जो तल होता है उसको अधिस्थल कहते हैं। और उसका विस्तार कैसे हुआ, ये 1961 में हैस ने बताया। किसने बताया, ये हैस ने बताया, ये हम पढ़ चुके हैं। हैस, ये लिख दो हैस, ठीक है। हैस व प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये कट कर दो, यहां पे ये कट कर दो। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया फिर 1967 में, यानी कि सागर अधिस्थल विस्तार सिद्धांत कब आया, 1961 में। यानी कि सागर अधिस्थल का जो विस्तार हुआ है इसके बारे में जानकारी जो आई है वो 1961 में आई है। कब आई है भाई, 1961 में आई है। लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है 1967 में आया। कितने साल बाद, 6 साल बाद। और इस प्लान को, प्लेटें टकरा रही आपस में, इस प्लान को लाने वाले व्यक्ति हैं मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन। मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन, है ना। सिगंजी वाला ऑर्गन है ना, ऐसे बोल देते हैं, सिगंजी वाला ऑर्गन, मैकेंजी और पार्कर। तो जो वेगनर था उससे सीखा कौन, हैस। 1961 में अधिस्थल स्तर का प्लान लेके आया। इससे और इन दोनों से, वेगनर और हैस से प्रभावित होकर जो प्लान ला रहे हैं प्लेटों के टकराने का, वो लेके आ रहे हैं मैकेंजी और मॉर्गन। इन दोनों ने ये प्लान लाए। अनुसार पृथ्वी का धरातल, भूगर्भ दोनों ही स्तर न होकर गतिमान है। ये क्या कह रहा था, गति रहित पिंड है,
गति करता है मतलब, है ना, रहित मतलब गति नहीं करता है जबकि करता है, तो गति वाला पिंड है। कैसा पिंड है? गति वाला। ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसी बात को वेगनर कहेगा, इसी बात को वेगनर कहेगा, तो वेगनर महोदय इस बात को क्या कहेंगे? वेगनर महोदय इस बात को ऐसे कहेंगे, ये तो हम कह रहे हैं पृथ्वी गति करती है, लेकिन क्या पिंड पहले गति करता था? नहीं करता था। तो वेगनर इस बात को खारिज करता है। तो समझा आपने? एक ठोस पृथ्वी कैसी है? ठोस है, लेकिन गति रहित पिंड है। क्या पृथ्वी गति नहीं करती है? करती है। तो क्या गति रहित है? नहीं है। लेकिन वेगनर ने कहा पृथ्वी गति रहित है, यानी गति बहुत कम करती है, और इस बात का खंडन कर रहे हैं ये लोग। क्या वेगनर हर जगह सही था? नहीं था। पृथ्वी गति करती है इसका मतलब इसकी जगह वो गलत था। तो आज तो मैंने पहले काटा इसको काटने का क्या कारण था कि एक ठोस गति रहित है, एक ठोस गति रहित, यानी ठोस तो है लेकिन गति रहित है, यानी गति नहीं कर रही है। तो मैंने कहा कि गति कर रही है, ये गलत है यहाँ पे। तो मैं अगर गलत बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हेस ने भी कहा और मॉर्गन ने भी कहा, इन दोनों के कहने के कारण ये इस प्रकार से काम हुआ। आगे देखिए, हेस जो प्लान देता है वो अधस्तल सिद्धांत है 1961 में, जबकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 1967 का है। और इसके अंदर जो हम देख रहे हैं मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन है, और ये दोनों ही भूगर्भ, दोनों स्तर ना होकर गतिमान है। धरातल व भूगर्भ जो होता है वो दोनों ही गति कर रहे हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारी बात थी इनकी। आगे बढ़े। धारणाएं क्या बन गई इन विचारों को लेकर, इन परियोजनाओं को लेकर, इन सिद्धांतों को लेकर, इन धारणा जो है, इनकी जो कही हुई मन की बात को लेकर लोगों के क्या विचार बन गए, वो धारणा कहलाते हैं। देखिए कैसे, प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वर्ताकार रूप में चल रही है। प्लेटों के नीचे जो और चट्टानें होती है वो धीरे धीरे राउंड क्लॉक के रूप में चला करती है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंच जाता है। गर्म जो पदार्थ होता है, अरे ये ज्वालामुखी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ज्वालामुखी की बात कर रहा है कि उष्ण जो प्राप्त होता है, उष्ण जो पदार्थ होता है, गर्म जो पदार्थ होता है वो छिद्र के रूप में, थोड़ा सा बड़ा हुआ क्रेटर के रूप में, थोड़ा सा और बड़ा हुआ कालडेरा के रूप में। वो पहले तो जब छोटा बच्चा होता है, दूध पीने वाला जब वो बच्चा होता है, तब वो मेगमा कहलाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा दिखता है, थोड़ा प्यारा प्यारा सा दिखता है, थोड़ा मजबूती धारण कर लेता है, फिर वो लावा बन जाता है। हम ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा आने वाली चीज ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ज्वालामुखी की। क्या है? उष्ण पदार्थ यानी ज्वालामुखी धरातल पर पहुंचता है। उष्ण पदार्थ यानी फिर ज्वालामुखी है, धीरे धीरे ठंडा होता है, मतलब लावा बन रहा है मैग्मा का। क्या बन रहा है? फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। कभी कभी तो ये नष्ट हो जाता है और वैज्ञानिक इसे सवहन प्रवाह कहते हैं। अरे अंदर से कुछ निकला, क्या कहना है हम? अंदर से कुछ निकला, फिर धीरे धीरे अंदर ही वापिस चला गया। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक सवहन क्रिया कहते हैं, सवहन प्रवाह क्रिया कहते हैं। यानी अंदर से कुछ निकला, ज्वालामुखी अंदर से कुछ निकली, और फिर धीरे धीरे सालों बाद, कई सालों बाद, अरबों खरबों सालों बाद धीरे धीरे उस प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजें पृथ्वी के अंदर वापस चले जाना सवहन प्रवाह है। क्या है भाई? सवहन प्रवाह। ये मैं नहीं है, कौन कह रहे हैं? ये बहुत बड़े बड़े भूगोलवेता, जो भूगोल के महान भूगोलवेता और जलवायुवेता हुए, उनमें मैकेंजी का नाम हमारे सामने आया है, उनमें मॉर्गन का नाम हमारे सामने आया है। कुछ ही देर में आने वाले हैं, क्या कह रहे हैं हम? कुछ ही देर में पहुंचने वाला आर्थर होम्स एक नई जानकारी के साथ, नकलची एक नंबर के आर्थर होम्स। पृथ्वी ताप के दो कारण है। पृथ्वी पर जो तापमान होता है, पृथ्वी पर जो तापमान होता है उसके दो कारण है। कितने कारण है? दो कारण है। ये बात 1930 में नकलबाज आर्थर होम्स ने कही। किसने कही? आर्थर होम्स ने कभी 1930 में, 1930 में आर्थर होम्स कहता है, होम के अंदर बैठकर, घर के अंदर बैठकर रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं उससे ताप बढ़ता है पृथ्वी के अंदर, और अपशिष्ट ताप कुछ ऐसे ही छोटे मोटे कारण होते हैं उनसे भी ताप बढ़ता है। रेडियोधर्मी एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता यानी कुछ ऐसी किरणें निकलती है अंदर से जो आपस में टकराती है, समायोजन करती है, चट्टानों को तोड़ देती है, फोड़ देती है, मरोड़ देती है, बहुत गर्मी होती है उनमें। वो जो किरणें होती है रेडियोधर्मी।
अपशिष्ट ताप, अंदर से ताप वाली चीजें निकलती हैं। तो ये दो कारण है जो पृथ्वी को गर्म रखते हैं। पृथ्वी कोई रोटी है, पृथ्वी कोई सब्जी है जो छोटी छोटी चीजें पृथ्वी को गर्म रख देगी। घर के अंदर बैठकर, किचन के अंदर बैठकर, आर्थ होम्स, नाम ही होम्स, बातें भी होम्स वाली करता है छोटी छोटी। 1930 की बात बता रहा हूं। कब की बात बता रहा हूं? 1930 की। याद करो दोस्तों 1961 को, याद करो दोस्तों 1967 को। अब आप कहेंगे सर कॉपी किसने किया? वेगनर की बातों को काफी हद तक कॉपी किया। सिद्धांत कुछ दिनों बाद आते हैं, लेकिन प्लानिंग पहले ही वायरल हो जाया करती है। क्या हो जाया करती है? वायरल हो जाया करती है। तो ये चीज हमने देखी। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया? अब आप सोचो इतने सारे सूर्य कैसे निकल रहे हैं इसमें? सूर्य नहीं है, फोटो की इमेज में ही कुछ ऐसे गड़बड़ा है ना। ऐसे फालतू में ऐसे घबराए मत करो कि यार हर महाद्वीप के अंदर सूर्य निकलता है क्या? नहीं निकलता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्लेट का संचलन, हम और हमारा इंडिया, है ना। भारतीय प्लेट का संचालन, भारत की जो प्लेटें हैं उनका संचलन कैसे हुआ? भारतीय प्लेट में भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग सम्मिलित है। हम अकेले नहीं आए, पसीना आया है, क्या आया है? हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें भी आई है। कौन आई है? ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें भी आई है। भारतीय प्लेट में भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये देखो भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, दोनों की चट्टानें मिक्स हो रखी है। भारत की नीचे, भारत की पृथ्वी के नीचे दोनों चट्टानें हैं। इसको अगर हम देखें तो उत्तर में हिमालय हमें दिखाई देता है और पूर्व में म्यांमार। कभी हम चर्चा करेंगे, कभी हम कवि के साथ चर्चा करेंगे, कभी हम कविताओं के साथ चर्चा करेंगे, कभी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि हमारा भारत का नाम भारत क्यों और कैसे पड़ा और किस प्रकार से ये फैला हुआ है। यहाँ तो सिर्फ इतना ही लिखा है उत्तर में हिमालय है। ये तो जनगणमन अधिनायक आते हैं उसमें भी आ जाता है, वंदे मातरम में भी आ जाता है, उत्तर में हिमालय है या नहीं है? आदि तक फैला है भारत। भारत कहां तक फैला है इसकी बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। भारत एक वृत्त द्वीप था। भारत एक बहुत बड़ा द्वीप था, इसको प्रायद्वीप के नाम से जानते थे, जो उपमहाद्वीप कहा जाता था भारत को। यार मेरे को याद आ गया, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता था, जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक 33 सागर इस एशिया महाद्वीप से अलग करता था। पहले भारत एशिया से अलग था। यार कितनी एंटीक और शानदार वाली जानकारी मिली। पहले भारत एशिया में था ही नहीं। बताओ फिर कैसे आ गया? अरे प्लेटें खिसकती हैं। प्लेटें क्या होती है? प्लेटें खिसकती, और खिसकने के कारण जो है भारत धीरे धीरे चलायमान हो गया, इसे पर्वतारोहण कहा गया। कौन सा बल लगा? वेगनर वाला, आर्थर होम्स वाला, ढेर सारे बल होते हैं। एशिया महाद्वीप से अलग करता था, ऐसा माना जाता है। कैसा माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया टूटा था। कौन टूटा था? पेंजिया टूटा था। तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू कर दिया। भारत खिसक रहा था। कौन खिसक रहा था? भारत। भारत पहले एशिया में नहीं था। भारत किस में नहीं था? एशिया में नहीं था। ये तो 33 सागर से अलग, 33 सागर के पास में चुपके से बैठा था। जैसे ही पेंजिया टूटा, एकदम से धीरे धीरे उत्तर में खिसकना शुरू कर दिया। 33 सागर जैसे ही टूटा, भारत थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा आपको। 33 सागर के पास से धीरे धीरे ऊपर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ जाने लगा। 20 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। पुनर्जन्म हुआ है मेरा अवतार, इसीलिए वह ज्योग्राफी समझ में आ जाए। भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना प्रारंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। भारत कोई बस थी? भारत कोई ट्रक थी? भारत कोई ऑटो था जो ऐसे ही टकरा रहा है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भूगोल ने यह सिद्ध कर दिया। चट्टानें टूटी थी, पेंजिया टूटा था, पैंतालासा से समुद्र बने थे, पेंजिया से महाद्वीप बने थे, कुछ टुकड़े 33 सागर के बिखरे थे। इस प्रकार से धीरे धीरे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। और इसके लिए सुबह सुबह अगरबत्ती वेगनर को करना है। किसको करना है? अल्फ्रेड वेगनर के लिए करना है। मेरा छोटा भाई इसलिए बोल देता हूं, आपको पूरा नाम बोल रहा है, अल्फ्रेड वेगनर। पहले भारत एशिया से टकराया। भारत पहले एशिया में था क्या? नहीं था। फिर कैसे टकराया? क्योंकि जैसे ही पेंजिया टूटा तो भारत ने उत्तर की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। किसकी
किसकी तरफ, उत्तर की तरफ। बताओ ये दक्षिण की तरफ खिसकता तो समुद्र के पास जाके खड़ा हो जाता। आज हम आसानी से समुद्र का लूल उठाते, लेकिन कुछ पार्ट जो होते हैं, कुछ सीमाएं जो होती है भारत की, कुछ महासागर और समुद्रों से महाराष्ट्र के आसपास लगा करती है, ये हम देखेंगे। पहले भारत एशिया से टकराया, परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। चट्टानों के टकराने से ही पर्वत बनते हैं और ऐसे ही हिमालय बना। हिम प्लस आले यानी बर्फ का घर, है ना, विद्यालय जैसे विद्या का घर होता है, वैसे हिम प्लस आले यानी बर्फ का घर। 7 पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र आपकी किताब में दे रखा 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियन प्लेट की स्थिति पर दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रही है। उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 सेंटीग्रेड दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों का 33 सागर अलग करता है और तिब्बतीय खंड एशियाई इस तलखंड के करीब था। सर इतना फास्ट मत पढ़ो कि कुछ समझ में ही नहीं आए। ये दो चित्र देखो सबसे पहले, ठीक है, फिर यहां आ जाओ। यहां पे उपमहाद्वीप यूरेशियाई प्लेट की स्थिति दर्शाता है। उपमहाद्वीप और यूरेशियाई जो प्लेट थी आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। दक्षिण में अंदर 50 सेंटीग्रेड दक्षिण अक्षांश में स्थित था। पहले कहां स्थित था भारत? दक्षिणी अक्षांश में। कहां पे? 50 डिग्री। 33 सागर से अलग करता है, 33 सागर से अलग हुआ और फिर तिब्बतीय खंड और एशिया स्थल खंड के करीब था। सिर्फ इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? भारत 33 सागर के पास खड़ा था। किसके पास खड़ा था? 33 सागर के पास खड़ा था। किसके पास खड़ा था? 33 सागर के। जैसे ही पेंजिया टूटा, कौन टूटा? जैसे ही पेंजिया टूटा, भारत धीरे 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 एशिया की तरफ यानी उत्तर की तरफ बढ़ा। किसकी तरफ बढ़ा? एशिया की तरफ बढ़ा और एशिया से टकराया। किससे टकराया? एशिया से टकराया। पहले भारत 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में था। कितने डिग्री? 50 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में था भाई, उत्तरी अक्षांश में। ये 50 डिग्री है ना, ये अक्षांश लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार इसके करीब था। तो ये बड़ी ही शानदार वाली जो जानकारी है, ये हमारा जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे, 4th वाला चैप्टर, उसके अंदर है और उसमें प्लेटों की बात करते हैं। हम आगे बढ़ रहे थे प्लेट प्रवाह और भारत की प्लेट के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी। आप सोचो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आ रहे हैं सर, अब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझना ही नहीं है। पिछली जो पीपीटी है इसमें सिर्फ ये कहानी याद रखना है कि 50 जो है 50 दक्षिणी अक्षांश पर भारत था, 33 सागर के पास खड़ा था। जैसे ही पेंजिया टूटा, आपको पता पेंजिया क्यों टूटा? भारत एशिया की तरफ बढ़ा और एशिया से टकराया और वो आज वहीं स्थित है जहां उसको रहना चाहिए। यहां तक कहानी समझ में आ गई? ये तो पूरी दे रही है डिटेल। उसके अलावा 4.6 वाला चित्र देखना है। आगे देखो क्या है। आगे भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी। वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होना। यानी भारत जब प्रवाह कर रहा था, भारतीय जो मानचित्र है वो भारत की जो प्लेट है आस्टीन और भारत प्लेट, वो आगे जब बढ़ रही थी एशिया की तरफ, उस समय लावा प्रवाह दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। लावा निकलने लगा, ज्वालामुखी फूटी। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। एक लंबे समय तक ये जारी रहा। याद रहे कि उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट ही था, भूमध्य रेखा के आसपास ही था। उत्तर की तरफ जा रहा है तो कुछ भाग आज भी भूमध्य के बिल्कुल ऐसे है ना, तो वो बचा हुआ भाग है, उससे भी नीचे था भारत, है ना। धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ा भारत। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? देखो 4 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुई। वैज्ञानिक अरावली से भी पुरानी अरावली पर्वतों की लाइन है ना, अवशिष्ट पर्वत है जिसपे ये प्रक्रिया अभी भी जारी और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि खिसक रहा है, चट्टानों के उथल पुथल से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो अंदर जो घटनाएं होती हैं उनका असर बाहर देखने को सीधा सीधा मिलता है। हो गई खुशी आपको? हो गया 4th वाला चैप्टर कंप्लीट। बहुत ही शानदार और मस्त तरीके से भारतीय स्थितियों का ज्ञान रखते हुए, भारत के बारे में पढ़ते हुए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे महाद्वीप और महासागर है उनका वितरण और फैलाव जो है हमने बहुत शानदार तरीके से देखा। अब अगला चैप्टर जो है वो भी शुरू होने वाला है और इसके अलावा जो आपकी दूसरी वाली बुक है उसको शुरू कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। लास्ट तक अगर वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि दूसरी वाली 11th की जो बुक है उसे शुरू कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।